गुड मॉर्निंग। आकांक्षा मिश्रा, प्रीति वर्मा, मोनिका दुबे, पूजा चौधरी, रोली पांडे, शुभम तिवारी, शिवांगी। और आप लोग अपना एक मोबाइल जिससे देखना हो उसको फिक्स कर लीजिए। दरअसल इस पे चल जा रहा है, जब ऐप से पढ़ाएंगे तो जो नंबर उसमें फीड होगा उसी पे चलेगा। तो नंबर अपना फिक्स रखिए, अभी तो चल जा रहा है। गुड मॉर्निंग अंकित त्रिपाठी, सृष्टि मिश्रा, पारुल, गुड मॉर्निंग सभी को। अंकिता सिंह, कल के लेक्चर में इसमें कुछ लोग नए जुड़े हैं तो जान लें, ये थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें आप पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ये चल रहा है। इसमें ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ा चुके हैं, मैग्नेटिज्म की उत्पत्ति कैसे होगी, पैरामैग्नेटिज्म और उसके एग्जाम्पल हो चुके हैं, डायामैग्नेटिज्म और उसके एग्जाम्पल हो चुके हैं, डायामैग्नेटिक करेक्शन हो चुका है, यहां तक हो चुका है। और आज हम अब पढ़ने जा रहे हैं फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म, तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? फेरोमैग्नेटिज्म में भी अट्रैक्शन का ही फिनोमिना होगा, बस केवल डिफरेंस ये है कि पैरामैग्नेटिक के तुलना में ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेट से ज्यादा आकर्षित होते हैं, केवल इतना ही डिफरेंस है। यानी वे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक की तुलना में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं उसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और अट्रैक्शन की इस फिनोमिना को फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो कह सकते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो पैरामैग्नेटिज्म का एक्सटेंडेड फॉर्म है, विस्तृत रूप है। सही है भाई? ये सब चीजें आपको सेकेंड ईयर में भी पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा उससे इधर उधर है, बाकी चीजें वही हैं। अब आगे अभी तो वही ही लगभग चल रहा है, तो नोट कर लीजिए फेरोमैग्नेटिज्म क्या है। यानी वे सब्सटेंस जिनको मैग्नेटिक फील्ड में या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसकी तुलना में ज्यादा आकर्षण करते हैं, किसकी? पैरामैग्नेटिक की तुलना में। ऐसे सब्सटेंस को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और अट्रैक्शन की इस फिनोमिना को फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो लिखिए, लिखा जाए दोज सब्सटेंस which are attracted strongly, those substances which are attracted strongly by magnet, attracted strongly by magnet or अथवा external magnetic field, attracted strongly by magnet or external magnetic field
are called ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance. And the phenomena of this attraction is known as ferromagnetism. Phenomena of this attraction is known as ferromagnetism. इसको इन्वर्टेड कामों में कर लीजिए, ये आप इन्वर्टेड कामों में कर लीजिए। अब आगे इसमें कुछ चीजें लिखना है। क्या लिखना है? अब इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जाहिर सी बात है कि जब उससे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी पैरा की तुलना में ज्यादा होगा। ये पैरा मैग्नेटिक का विस्तृत रूप है। लिखिए, इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म, विस्तृत रूप है। इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म and shows large magnetic moment in comparison to paramagnetic substance. Example, the phenomena of ferromagnetism is shown by mainly आयरन, कोबाल्ट, निकिल। मुख्य रूप से इन तीनों के द्वारा है। आगे भी कुछ हैं, इसलिए इसी कर लीजिए। इनके कंपाउंड्स हैं आयरन, कोबाल्ट, निकिल। अब ये क्यों ज्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं, इसके लिए आपको पढ़ाया जाएगा इसके खत्म होने के बाद, और आप पढ़ के भी आए हैं फिजिक्स में। विस डोमेन थ्योरी, ये थ्योरी आप पढ़कर आए हैं। अभी केवल समरी बता दें, बाकी जब इसको खत्म करेंगे तो आपको विस डोमेन थ्योरी भी पढ़ा दिया जाएगा और आप पढ़े भी हैं। अब इसमें क्या बताया गया है, क्यों ऐसा शो होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर इसका क्यों बढ़ाता है। तो इस विस डोमेन थ्योरी के अनुसार ऐसा माना गया कि इस प्रकार के सब्सटेंस में ढेर सारे एक्टिव एरियाज बन जाते हैं, जिनको डोमेन कहा जाता है। और इन एक्टिव एरियाज में 10 पावर 17 से लेके 10 पावर 21 तक के एटम्स होते हैं। कैसे एटम्स होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त। कैसे एटम्स होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त। तो क्या बताया गया विस डोमेन थ्योरी में?
इस थ्योरी के अनुसार जो सब्सटेंस है उसमें ढेर सारे एक्टिव एरियाज। अच्छा, सब्सटेंस कैसा होगा? सब्सटेंस में जो आइटम्स होंगे वो पैरामैग्नेट होंगे, यानी सब्सटेंस निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए जिसके आइटमों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ये तो कंडीशन पहली है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त आइटम वाले सब्सटेंस होते हैं। हेलो, हाँ बताइए भैया। ग्रुप में जोड़ दिए, ग्रुप में लिंक गया है, उसी से ऐड हो जाओ, चल रहा क्लास। ग्रुप में जुड़े हो कि नहीं जब लिंक भेजे थे? अरे आप देखते ही नहीं मोबाइल, हम लिंक भेजे हैं तुमको, देखो व्हाट्सएप पे देखो। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त आइटम्स होंगे ऐसे सब्सटेंस में, और इस सब्सटेंस में ढेर सारा एक्टिव एरिया बन जाएगा। प्रत्येक एक्टिव एरिया में मेन बात यही है, प्रत्येक एक्टिव एरिया में इतने से लेके इतने तक के आइटम होते हैं, और इन आइटमों के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। यानी इतने आइटम, जैसे इसमें प्रत्येक आइटम मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर रहा है, और उस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन मान लिया ये ऐसे है। किसी दूसरे एरिया में भी 10 पावर 17 से 21 तक के आइटम हैं, उनके द्वारा भी इसी तरह से इतने आइटम होंगे जिनके द्वारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन नॉर्मली हो सकता है ऐसे हो, अगले आइटम के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे हो। यानी सारे आइटम इस एरिया में इतने से इतने तक के आइटम हैं, और आप जान रहे हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा आइटम में तो वो आइटम सूक्ष्म चुंबक जैसा काम करेगा, टाइनी बार मैग्नेट जैसा काम करेगा, और उन मैग्नेट के द्वारा, यानी उन आइटमों का जो मैग्नेटिज्म है, उन सभी का डायरेक्शन एक तरफ होगा, एक एक्टिव एरिया। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, पैरा में किसी का डायरेक्शन ऐसे है तो कुछ ऐसे भी होते हैं। अब आप जान रहे हैं कुछ का डायरेक्शन ऐसे है, कुछ ऐसे है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन वाले डोमेन्स होंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाले डोमेन्स, वो क्या करेंगे? वैल्यू को कैंसिल करेंगे, मैग्नेटिज्म की वैल्यू को ग्रुप में फिर से लिंक भेज दीजिए। क्या हो गया? कैसे नहीं पहुंचा? लड़के तो जुड़े हैं सब। अनूप सोनी देखो गया, अनूप सोनी देख लीजिए, ग्रुप में लिंक गया। अंक ठीक है भाई। हाँ जय सिंह, गुड मॉर्निंग। तो
हाँ ठीक है ठीक है, वो जो जयसिंह जुड़े ही नहीं, व्हाट्सएप खोले ही नहीं, जयसिंह सो गए बता रहे हैं हमको। व्हाट्सएप गया, लिंक गया, तो ये हमने लिंक जब व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए भेजा तो ये जुड़े ही नहीं, इसलिए इनको नहीं शो हुआ। आप जुड़े हैं तो आप शो हुआ, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ कि अगर किसी एक डोमेन के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन ऐसे है, दूसरे का डायरेक्शन ऐसे है, तो जाहिर सी बात है वो ओवरऑल मैग्नेटिज्म की वैल्यू को घटाएगा। तो पैरा में ऐसा ही होता है। पैरा में यद्यपि ज्यादातर सेम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन कुछ अपोजिट भी होते हैं। अब जब कुछ अपोजिट होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ मैक्सिमम डोमेन सेम डायरेक्शन में और कुछ भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितने अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अब आप जान रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट सदिश राशि है, तो वो मैग्नेटिक की वैल्यू को घटाएंगे। परंतु यदि ऐसा हो जाए कि सारे डोमेन्स के जो डाइपोल्स हैं, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल से मतलब ये इलेक्ट्रॉन नहीं दर्शा रहे, ये डायरेक्शन दर्शा रहे हैं, जिसको डाइपोल्स कहा जाता है। तो अगर ऐसा हो जाए कि सभी डोमेन्स के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम हो जाए, तो अब आप जान रहे हैं कि जो सब्सटेंस है उसका मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन वाला फिनोमेना बहुत बढ़ जाएगा, और ऐसे ही सब्सटेंस को कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फिर से सुन लीजिए जल्दी से, फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? वे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेट से पैरामैग्नेटिक की तुलना में ज्यादा अट्रैक्शन दर्शाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और अट्रैक्शन की इस फिनोमेना को फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इतना हमने लिखवाया, नोटेड काम करा दिया। आगे आपने लिखा इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ये पैरामैग्नेटिज्म का विस्तृत रूप है, और इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका वैल्यू पैरा की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। और उसके बाद मन में एक प्रश्न बायो में विशेष रूप से हो सकता है, क्योंकि वो बीज डोमेन थ्योरी नहीं पढ़े होंगे, तो क्यों ज्यादा होता है फेरोमैग्नेटिज्म में पैरा की तुलना में वैल्यू? तो उसके लिए बीज डोमेन थ्योरी है, जिसको हमें आगे लिखाना भी है। तो बीज डोमेन थ्योरी में क्या बताया गया? इस थ्योरी के अनुसार सब्सटेंस में ढेर सारे एक्टिव एरियाज बन जाते हैं। इन एक्टिव एरियाज को ही कहा जाता है डोमेन्स। प्रत्येक डोमेन्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त आइटमों की संख्या 10 पावर 17 से 21 तक हो सकता है। और प्रत्येक डोमेन में ये जो आइटम्स हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त, इनके द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम रहता है। यानी इसमें अगर 10 पावर 17 से लेके 21 तक के आइटम हैं, तो उन सभी के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसमें भी ऊपर की तरफ है, ऐसे ही सभी में होंगे। तो पैरा के केस में क्या होता है, कुछ उसके अपोजिट भी हो जाते हैं, अपोजिट वाले उसकी वैल्यू को कैंसिल करते हैं, जिससे पैरामैग्नेटिज्म की वैल्यू घट जाता है या अट्रैक्शन का फिनोमेना कम हो जाता है। और यदि सारे के सारे एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, सभी के द्वारा उत्पन्न, सभी डोमेन्स के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, तो आप जान रहे हैं सब जुड़ जाएंगे और प्रबल अट्रैक्शन का फिनोमेना दर्शाएंगे। ये बीज डोमेन थ्योरी बताई। इतने में कोई समस्या? इतना समझ में आया? बताइए भैया। तो ये हो गया फेरोमैग्नेटिज्म। और ठीक है, कुछ पूछना है इतने में? यस सर, थैंक यू। और अब इसी के अंतर्गत हेडिंग इसी में डाल लेंगे
क्यूरीज टेम्परेचर, क्यूरीज टेम्परेचर हेडिंग डाल दीजिए। क्यूरीज टेम्परेचर। अब अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट किया जाए तो अभी जो आपने डोमेन्स बनाया था, मिटा दीजिए इसको हम। अभी आपने जो डोमेन्स बनाया था, तो इस डोमेन्स में फेरोमैग्नेटिक में सभी के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। परंतु अगर ऐसे सब्सटेंस को हीट किया जाए तो टेम्परेचर के प्रभाव में इनका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। अब अगर अरेंजमेंट चेंज हो जाए, कुछ का अरेंजमेंट बदल जाए, तो फिर आप जान रहे हैं कि अगर अरेंजमेंट बदल जाएगा तो जो पैरामैग्नेटिज्म है, सॉरी फेरोमैग्नेटिज्म है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो हीट करने पर डोमेन्स का डायरेक्शन, कुछ डोमेन्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आप जानते हैं टेम्परेचर के प्रभाव में जो आइटम्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो इधर उधर मूव करेंगे, ऐसे में डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो अगर आइटम्स के डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है डोमेन्स भी चेंज हो जाएगा। और अगर डोमेन्स चेंज हो गया तो ऐसी स्थिति में फेरोमैग्नेटिज्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि घट जाएगी। अगर हीट किया गया और हीट करने पर डोमेन्स का डायरेक्शन चेंज हो गया तो फेरोमैग्नेटिज्म की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, बताएं, जल्दी से बताएं। घटेगी। तो अब फेरो घट के क्या होगा, फेरो घट के पैरा होगा, यही तो होगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसमें चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा पैरामैग्नेटिक में। तो अब इसका मतलब है कि जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो प्रत्येक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कोई ना कोई एक ऐसा टेम्परेचर होगा हीटिंग वाला, जिस पर वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरा में चेंज हो जाएगा। कोई ना कोई ऐसा टेम्परेचर होगा, उसी टेम्परेचर को कहा जाता है क्यूरी टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर को जिससे पे वो फेरोमैग्नेटिक पैरा में बदल जाता है, उसी टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो नोट कर ले, नोट कर लीजिए। व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, when a ferromagnetic substance is heated, ferromagnetic substance is heated, its ferromagnetism, its ferromagnetism suddenly disappear, its ferromagnetism suddenly disappear, suddenly disappear at a certain temperature, suddenly disappear at a certain temperature, and the substance behave as, substance behave as a paramagnetic substance, behave as a paramagnetic substance, full stop. This paramagnetic substance this
paramagnetic substance on cooling further. This paramagnetic substance on cooling further behave as a ferromagnetic substance. Behave as a ferromagnetic substance. फुल स्टॉप। तो फिर वही बात कि हम अगर बीज डोमेन थ्योरी के अनुसार बात करें तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, ऐसे सब्सटेंस में ढेर सारे एक्टिव एरियाज बन जाते हैं। प्रत्येक एक्टिव एरियाज में 10 पावर 17 से 21 तक के आइटम्स होते हैं। आइटम्स कैसे होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त आइटम होते हैं, और इतने एरिया में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त आइटम है उसके द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। तो फेरोमैग्नेटिज्म में कुछ ऐसा होता है कि सारे डोमेन्स के मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होता है, इसलिए वो प्रबल आकर्षण दर्शाता है। ऐसे सब्सटेंस को जब हीट किया जाएगा तो आइटम रैंडमली अरेंज होंगे, उनका अरेंजमेंट बिगड़ेगा। जब आइटम का अरेंजमेंट रैंडम होगा तो डोमेन का अरेंजमेंट भी चेंज होगा, और इस तरह से उस अरेंजमेंट में कुछ ऐसा अरेंजमेंट निकल आएगा जिसमें कुछ डोमेन्स वैल्यू को कैंसिल करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को घटाएंगे। और इस तरह से अगर ऐसा हुआ तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेचर के प्रभाव में अब कम अट्रैक्शन दर्शाएगा। तो फेरो से कम अट्रैक्शन वाला फिर क्या है? पैरा है, यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरा में बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को हटाते हैं पुनः इसका अरेंजमेंट कूल करने पर वही हो जाता है और फिर ये फेरो में बदल जाता है। इसका मतलब कोई ना कोई एक टेम्परेचर है प्रत्येक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, जिस टेम्परेचर के एक तरफ फेरो है और जिस टेम्परेचर के एक तरफ पैरा है। यानी एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर वो फेरो और उसके नीचे वो पैरा है, उसी टेम्परेचर को कहा गया क्यूरी टेम्परेचर। तो लिखिए आगे, 10 the temperature below which a substance behave as a ferromagnetic substance. A substance behave as a ferromagnetic substance and above which behave as a paramagnetic substance, above which behave as a paramagnetic substance, called Curie's temperature, and it is represented by TC. तो क्या लिखे फिर आप? द टेम्परेचर बिलो विच सब्सटेंस बिहेव एज फेरोमैग्नेटिक, वह टेम्परेचर जिसके नीचे तक वो फेरो रहता है और जिसके ऊपर वो पैरा हो जाता है। यही तो आपने किया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करना शुरू किया। तो हीट करना जब शुरू किया तो कोई एक टेम्परेचर जब आया तो फेरो वाला पैरा में हो गया, यानी उस टेम्परेचर के ऊपर पैरा और उस टेम्परेचर के नीचे फेरो, तो वो टेम्परेचर फिर क्या हुआ? क्यूरी टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आपने हीट करना शुरू किया तो हीट करते गए कोई एक ऐसा टेम्परेचर मिला जिसके ऊपर वो पैरा, जिस पर वो पैरा हो गया,
यानी उसके ऊपर वो पैरा ही रहे, और जिसके नीचे वो फैरो हो गए, तो उस टेम्परेचर को कहा गया क्यूरीज टेम्परेचर। एग्जाम्पल क्यूरीज टेम्परेचर ऑफ निकल, क्यूरीज टेम्परेचर ऑफ निकल इज 358 डिग्री सेंटीग्रेड, 358 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड, कॉमा क्यूरीज टेम्परेचर ऑफ आयरन, क्यूरीज टेम्परेचर ऑफ आयरन 770 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्यूरी टेम्परेचर समझ में आया भैया? क्यूरी टेम्परेचर हो गया, बात समझ में आई। 20 डोमेन थ्योरी दिमाग में बिठा लीजिए। कैसे चेंज हुआ, अरेंजमेंट बदला डोमेन्स का। डोमेन्स क्या हैं? एक्टिव एरियाज हैं सब्सटेंस में, जितने इतने थे इतने तक के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त आइटम्स होते हैं। उन सभी आइटमों के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। इस तरह से एक डोमेन में जितने पैरामैग्नेटिक आइटम हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त आइटम हैं, उन सभी के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। अगर डोमेन चेंज हुआ तो उस पार्टिकुलर डोमेन का अरेंजमेंट बदल जाएगा, डायरेक्शन भी बदल जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है, धन्यवाद। सही है ना? किसी कोई समस्या तो है नहीं? चलिए, मोनिका जी सबको आ गया, अच्छी बात है। अब उसके बाद क्यूरीज लॉ, अगली हेडिंग है क्यूरीज लॉ। तो क्यूरीज लॉ, अभी क्यूरी टेम्परेचर आपने पढ़ा ही। क्यूरीज टेम्परेचर में आपने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो घटती है, यही क्यूरी लॉ। यानी अगर इसमें हम रिलेशन लिख लें, काई एम प्रोपोर्शनल, अगर रिलेशन लिखें तो काई एम क्या है? मैग्नेटिज्म है, चुंबकशीलता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आप पहले लिख चुके हैं, कल अभी आपका हुआ था इस पे। तो काईएम क्या है? मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, सीधे सीधे जनरल वे में इसे कहते हैं मैग्नेटिज्म। तो जो मैग्नेटिज्म है और टेम्परेचर है उसमें क्या संबंध होगा भाइयों बहनों, बताइए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल? काईएम यानी मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या चुंबकत्व, चुंबकशीलता, इसमें और टेम्परेचर में क्या संबंध होगा? अभी आपने क्यूरी टेम्परेचर पढ़ा, क्या संबंध है? टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो चुंबकत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? बताएं सर। अगर चुंबकत्व, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो मैग्नेटिज्म क्या होगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी, बढ़ जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यानी काई प्रोपोर्शनल 1/T, 1/T, और यही है क्यूरीज लॉ, यही आपका क्यूरीज लॉ है। तो नोट कर लीजिए, ए रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी
ए रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी and temperature is expressed by a law expressed by a law called Curie's law अगले लाइन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, अगले लाइन से इन्वर्टेड कॉमा में नोट करें, करेक्टेड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लिखे हैं यहाँ, करेक्टेड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ब्रैकेट में लिख लीजिए। करेक्टेड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिज्म में लिखा चुके हैं। करेक्टेड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ब्रैकेट में काई एम डैश ये उसमें लिखा दिए थे। करेक्टेड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम डैश इज इनवर्सली proportional to the absolute temperature, inversely proportional to the absolute temperature ब्रैकेट में कैपिटल T। इन्वर्टेड कामा में इतना कर लीजिए। इट इज कॉल्ड क्यूरीज लॉ। उसके बाद ये नोट कर लीजिए, या काई एम डैश इक्वल टू C बाई T, C इक्वल टू n स्क्वायर म्यू इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 3R, where C इक्वल टू n स्क्वायर कैपिटल N जानते हैं आवागाद्रो नंबर, म्यू इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, R गैस कांस्टेंट। तो ये हो गया क्यूरीज लॉ। समझ में आया? अब इसके बाद अगली हेडिंग है क्यूरी-रीस लॉ। इतने में कोई समस्या किसी को? क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी लॉ, ये दो चीज समझ में आया? क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी लॉ और थायरोमैग्नेटिज्म, तीन हेडिंग हुआ है, समझ में आया? बताइए भैया। अंकिता सिंह रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट कर दे? लिखवाना कि समझाना? लिखाना रिपीट करें या समझाना? अंकिता सिंह बताइए क्या रिपीट करना है? अंकिता सिंह देखिए,
अभी क्यूरी टेम्परेचर क्या था? क्यूरी टेम्परेचर में जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट किया गया तो किसी एक निश्चित टेम्परेचर पर उसके जो डोमेन्स हैं, कुछ डोमेन्स अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए। अब जब डोमेन्स अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए तो वो ओवरऑल सब्सटेंस के मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को घटाएंगे। तो इस तरह से जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर घट गया है, वो पैराउंड बन गया। तो यही आपने लिखा है। अब इसके लिए कोई एक टेम्परेचर होगा हर सब्सटेंस के लिए, फिक्स है वो, आपने लिखा भी है एग्जाम्पल में। किसी एक इन्वर्टेड कामा वाला रिपीट कर दे। इन्वर्टेड कामा में क्या लिखे हैं, लिखिए, देखिए, करेक्टेड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, करेक्ट से करेक्टेड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ब्रैकेट में लिखाए थे काई एम डैश, करेक्टेड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, is inversely proportional to absolute temperature, is inversely proportional to absolute temperature, ब्रैकेट में कैपिटल टी। इतना आप इन्वर्टेड कामा में कर लीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ब्रैकेट में कैपिटल टी, इतना इन्वर्टेड कामा कर लीजिए। उसके आगे लिखे थे इट इज कॉल्ड क्यूरीज लॉ, फिर उसके बाद ये दोनों रिलेशन है, और उसके बाद फिर ये वैल्यू है सी बराबर क्या होता है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया जिसकी वैल्यू ये है। ठीक है, अब ठीक है अंकिता सिंह, अब सही है, हो गया। तो अब अगली हेडिंग डाल लेंगे क्यूरी-वीस लॉ। अब क्यूरी-वीस लॉ में कुछ है नहीं, केवल क्या करना है, यहां पे ये थीटा कर देना, तो यहां पे भी माइनस थीटा हो जाएगा, लिखिएगा नहीं अभी, और यही हो जाएगा क्यूरी-वीस लॉ। तो अब ये थीटा क्या है, आप जब सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं तो सब्सटेंस के पास अपनी कुछ स्वयं का भी टेम्परेचर है, सब्सटेंस के पास अपना स्वयं का भी कुछ टेम्परेचर है। हो सकता है वो रूम टेम्परेचर में रखा हो सकता है वो बहुत लो टेम्परेचर में सरवाइव कर रहा हो। तो ये तो कह दिया गया क्यूरी लॉ में टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बात भी सही है, लेकिन उस कितना टेम्परेचर दिया जाए, वो कितने पे है उसके आगे उसको कितना टेम्परेचर दिया जाए, तो उसमें से क्या किया गया, उसका जो सब्सटेंस का टेम्परेचर है वो घटा दिया गया। तो इस तरह से आपको क्यूरी-वीस लॉ प्राप्त हो गया। सही है, सही है भाई, नोट करिए, फिर से बताते रहेंगे। तो लिखिए, although many paramagnetic substance obey Curie's law, although many paramagnetic substance obey Curie's law, Curie's law, yet फिर भी yet there are many paramagnetic substance which do not obey this law,
दिस लॉ, फुल स्टॉप। अब जैसे जैसे जो आपका क्यूरी लॉ दिया गया है, क्यूरीज लॉ में अगर काई एम डैश और टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए। थोड़ा इसको और इधर लिख दे। इस तरह से ये है O, परंतु कुछ सब्सटेंस अगर हम सब्सटेंस के मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर क्यूरीज लॉ को अप्लाई करें तो करेक्टेड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो ये मिलना चाहिए। पहली लाइन 1 से दर्शाया गया है, लेकिन कुछ सब्सटेंस के लिए ये यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट 0 के पीछे आता है, कट करता है। अब कुछ सब्सटेंस के लिए 0 से ऊपर जाता है, यानी कुछ के लिए टेम्परेचर 0 से कम, 0 केल्विन से कम, अब कुछ के लिए टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा। ये इस तरह से मिलता है, यही आपने लिखा। अब इसी को आगे नोट कर लीजिए, फिर बाद में ग्राफ बनाते हैं। लिखिए, इन मेनी केसेस line does not passes through. In many cases line does not pass माने गुजरना, passes through origin, ये origin है। many cases line does not passes through origin but cut T axis, capital T temperature axis, but cut T axis at a temperature below or above, at a temperature below or above 0 K, below or above 0 K। on plotting